सो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे शेयर स्ट्रेसेस इन बीम्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशंस। सो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जब भी बीम पे लोड एक्ट होता है उसकी वजह से दो स्ट्रेसेस उसमें से इंड्यूस्ड होते हैं, एक बेंडिंग स्ट्रेस और दूसरा शेयरिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया, तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस एक्ट्स अलॉन्ग ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जो शेयरिंग स्ट्रेसेस है दे जनरली एक्ट अलॉन्ग द ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ द बीम। तो शेयर स्ट्रेसेस की वजह से क्या होता है कि कंप्लीमेंट्री हॉरिजॉन्टल शेयर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं एंड दे एक्ट अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स ऑफ द बीम। सो अब हम देखेंगे कि शेयर स्ट्रेस एट अ सेक्शन अगर हमने फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू F into A into Y bar upon I into B, where F is shear force, I is moment of inertia, B हो गया actual width of beam. Sometimes A and Y को हम क्या कंसिडर करते हैं, moment of area about A. तो by using these values we can find out the value of shear stress at any section of the beam. So next हम इसमें डिस्कस करेंगे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट सेक्शंस। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन, सेकंड इज सर्कुलर सेक्शन, थर्ड इज आई सेक्शन, टी सेक्शन एंड द लास्ट वन इज मिससेलेनियस सेक्शन। तो वन बाय वन हम यहाँ पे सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन। सो इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन टाउ इज इक्वल टू एफ अपॉन 2 इंटू आई स्मॉल डी का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में जो वेरिएशन ऑफ टाउ होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई वो पैराबोलिक होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर टाउ की वैल्यू इंक्रीज होगी विद द डिक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई की वैल्यू डिक्रीज होने से शेयर स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज होगी। वी कैन से दैट कि टाउ एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन टाउ मैक्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू टाउ एवरेज। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में अगर हमने मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, जो एवरेज शेयर स्ट्रेस होगा उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस। टाउ एवरेज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपली शेयर फोर्स अपॉन एरिया। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सर्कुलर सेक्शन। तो इन दैट केस द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो पैराबोलिक। तो इस केस में भी जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी पैराबोलिक है। तो यहाँ पे हम टाउ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एफ अपॉन ई आई इंटू आर का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो अगर हमने यहाँ से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, इट विल बी इक्वल टू 4/3 टाउ एवरेज। तो टाउ एवरेज का 4/3 करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं आई सेक्शन के केस में हम वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। शेयर स्ट्रेसेस इन वेब एंड फ्लैंज आर कैलकुलेटेड सेपरेट। तो वेब में और फ्लैंज में जो शेयर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे दोनों को हम क्या करते हैं, अलग अलग जो है कैलकुलेट करते हैं। वेरिएशन ऑफ शेयर स्ट्रेस दैट इज टाउ विद रिस्पेक्ट टू वाई इन द फ्लैंज इज पैराबोलिक। तो इस केस में भी जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी पैराबोलिक ही है। तीनों केसेस में जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैराबोलिक है। तो शेयर स्ट्रेस इन अपर एज ऑफ द फ्लैंज टाउ इज इक्वल टू एफ अपॉन 2i कैपिटल डी का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस कैपिटल डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो फॉर लोअर एज ऑफ फ्लैंज के केस में अगर हम देखेंगे टाउ की वैल्यू क्या आएगी, एफ अपॉन 8i इंटू स्मॉल कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर। इन वेब अगर हमने शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू बी इंटू कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर अपॉन 8i इंटू बी। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन केस ऑफ आई सेक्शन में क्या आएगा, टाउ मैक्स इज इक्वल टू एफ इंटू ए इंटू वाई अपॉन आई इंटू बी। सिंपल जो है शेयर स्ट्रेस की वैल्यू एट एनी सेक्शन जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा तो उसको यूज करके हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आई सेक्शन के केस में फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इन केस ऑफ टी सेक्शन shear stress distribution over a T section is obtained in the same manner as over an I section, but in this case the positions of neutral axis that is CG is obtained first. तो T सेक्शन के केस में भी हम सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हम I सेक्शन के केस में कैलकुलेट करते थे। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे इतना है कि T सेक्शन जो है अनसिमेट्रिकल होता है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, पहले पोजिशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दैट इज CG ऑब्टेन करना पड़ता है। प्रोसेस जो है सेम है वैसे ही, शेयर फोर्स, मैक्सिमम शेयर फोर्स वगैरह निकालने का सेम प्रोसेस वैसा ही है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे मिससेलेनियस सेक्शंस के केस में अगर हमने शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन केस ऑफ मिससेलेनियस सेक्शंस शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एज इन केस ऑफ आई सेक्शंस एंड टी सेक्शन। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊंगा मिससेलेनियस सेक्शंस हम उन सेक्शंस को कहते हैं जो अनसिमेट्रिकल होंगे, वेदर अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। इनके लिए सेम प्रोसेस है वही जैसे हमने आई सेक्शन और टी सेक्शन के लिए शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास इन केस ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन द शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट h/2। तो ट्रायंगुलर सेक्शन के केस में शेयर स्ट्रेस की वैल्यू h/2 पे मैक्सिमम होती है। सो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इसमें आ जाता है हमारे पास शेयर सेंटर। अब शेयर सेंटर क्या होता है, इट इज अ पॉइंट ऑन द बीम सेक्शन वेयर लोड इज अप्लाइड एंड नो ट्विस्टिंग इज प्रोड्यूस्ड। तो शेयर सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर हम उस पॉइंट पे लोड अप्लाई करेंगे तो मेंबर में जो है कोई भी ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो सिमेट्रिकल सेक्शन के केस में अगर हम देखेंगे जो शेयर सेंटर है वो जनरली CG ऑफ द सेक्शन पे लाई करता है, तो मतलब जो CG है वहीं पे हमारा शेयर सेंटर होगा। अनसिमेट्रिकल सेक्शन के केस में हमें क्या करना पड़ता है, शेयर सेंटर को फाइंड आउट करना पड़ता है। एट दिस पॉइंट रिजल्टेंट ऑफ इंटरनल फोर्सेज पासिस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शेयर सेंटर से क्या होता है कि जो रिजल्टेंट होता है इंटरनल फोर्सेज का वो जनरली शेयर सेंटर से पास होता है।
नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो पॉइंट ऑफ शेयर सेंटर होता है वो जनरली एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करता है। जनरली अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ सिमेट्रिकल सेक्शन, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल सेक्शन के केस में हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। इट इज अ सेंटर ऑफ रोटेशन फॉर द सेक्शन ऑफ थिन वॉल्ड बीम सब्जेक्टेड टू पुअर शेयर। इट्स अ पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो इन केस ऑफ थिन वॉल्ड सेक्शन के केस में अगर हम देखेंगे इस पॉइंट को सेंटर ऑफ रोटेशन पॉइंट माना जाता है व्हेन द बीम इज सब्जेक्टेड टू पुअर शेयर। इट्स अ पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो जो ये पॉइंट ऑफ शेयर सेंटर है इसको हम पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स भी मानते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। स्ट्रेस डिफॉर्मेशन भी इसी में आता है। सो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्लेन्स में जो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्लेन्स विच हैव नो शेयर स्ट्रेस आर नोन एज प्रिंसिपल प्लेन्स। तो प्रिंसिपल प्लेन्स हम उन प्लेन्स को कहते हैं जिनमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होगी, मतलब जिन प्लेन्स पे शेयर स्ट्रेस का इफेक्ट जीरो होगा। एंड द स्ट्रेसेस एक्टिंग अलॉन्ग द प्रिंसिपल प्लेन्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और जो स्ट्रेसेस अलॉन्ग प्रिंसिपल प्लेन्स एक्ट करते हैं उनको हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं। सच स्ट्रेसेस आर आल्सो नोन एज नॉर्मल स्ट्रेसेस। तो इन स्ट्रेसेस को हम नॉर्मल स्ट्रेसेस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन। तो अगर हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को ऑब्लिक सेक्शन पे फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऑब्लिक सेक्शन मीन इंक्लाइंड सेक्शन। इसको जनरली फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जनरली दो मेथड आते हैं, एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड। तो फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड में दो केसेस आते हैं, व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन एंड व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू लाइक डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। तो फर्स्ट केस में ये आता है कि जब मेंबर पे डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा होगा लेकिन एक सिंगल प्लेन पे लग रहा होगा। सेकंड केस में ये आ रहा है कि मेंबर पे दो डायरेक्ट लाइक स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे होंगे, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे एक्ट कर रहे होंगे। सो वन बाय वन हम यहाँ पे दोनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज मेंबर इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन वन प्लेन। इस केस में अगर हमने नॉर्मल स्ट्रेस को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा एन, इट इज इक्वल टू सिग्मा इनटू cos स्क्वायर थीटा। एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस इट इज आल्सो नोन एज शेयर स्ट्रेस। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट इज नोटेड बाय सिग्मा टी, इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू साइन टू थीटा। नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज मैक्सिमम। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है मैक्सिमम होगा जब थीटा मैक्सिमम होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम जब होगा उस वक्त उसकी वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिंपल सिग्मा आएगा। तो ये सिग्मा कब आ सकता है, जब थीटा की वैल्यू जीरो आएगी। क्यों, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से अगर हम इसमें 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा बचेगा। वी कैन से दैट कि नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज जीरो। नाउ टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम कब होता है, जब 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर होगा या 2 थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री के बराबर होगा। तो 90 डिग्री और 270 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू बराबर ही होती है। तो यहाँ सिंपली वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री या 135 डिग्री। तो क्योंकि ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो ये 45 हो जाएगा और ये 135 हो जाएगा। तो शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम तब हो सकती है जब थीटा की वैल्यू या तो 45 डिग्री होगी या फिर 135 डिग्री होगी। इन दैट केस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2। सो नेक्स्ट केस इसमें आ जाता है हमारे पास मेंबर सब्जेक्टेड टू लाइक डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। सो इन दैट केस नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 cos 2 थीटा। अब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है यहाँ पे, ये है हमारे पास स्ट्रेसेस अलॉन्ग एक्स एंड वाई डायरेक्शंस। तो शेयर स्ट्रेस को अगर हमने यहाँ से फाइंड आउट करना होगा, सिग्मा टी इज इक्वल टू सिंपल शेयर फोर्स अपॉन एरिया। रिजल्टेंट स्ट्रेस को हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिग्मा आर इज इक्वल टू रूट ऑफ जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसका स्क्वायर प्लस जो शेयर स्ट्रेस है उसका स्क्वायर का रूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट स्ट्रेस यहाँ से निकल जाएगा। एंगल ऑफ रिजल्टेंट स्ट्रेस विद द नॉर्मल अगर हमने फाइंड आउट करना होगा, इट इज नोटेड बाय फाई, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स शेयर स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे अगर हमने मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिग्मा टी मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। और शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम कब हो सकता है, जब थीटा 45 डिग्री होगा या 135 डिग्री होगा। अब अगर हम इसको फर्स्ट कंडीशन के फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, सो एज यू कैन सी हियर इन दिस केस जो शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 थी, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट स्ट्रेस था वो सिंगल प्लेन पे एक्ट कर रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस भी यहाँ पे एक ही होता है। लेकिन इस केस में जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है हमारे पास है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे दो स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं और दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो दैट्स वाई द फॉर्मूला इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। तो थीटा बाकी दोनों केस में सेम ही रहेगा। नाउ अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ प्रिंसिपल प्लान्स, तो इस केस में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो तभी हम क्या इनको कह सकते हैं प्रिंसिपल प्लान्स। तो इस केस में अगर हमने tan 2 थीटा को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 इंटू टाउ अपॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे when the member is subjected to shear stresses। फर्स्ट हमने डिस्कस किया when the member is subjected to direct stress in one plane,
फिर हमने डिस्कस किया व्हेन द मेमोरी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हेन द मेमोरी सब्जेक्ट टू शेयर स्ट्रेसेस। तो जब मेंबर्स पे शेयर स्ट्रेसेस एक्ट होंगे उस वक्त हम टेंजेंशियल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इन दैट केस टेंजेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू माइनस टाउ cos 2 थीटा एंड नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू sin 2 थीटा। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हेन द मेमोरी इज सब्जेक्टेड टू बोथ डायरेक्ट एंड शेयर स्ट्रेसेस। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो व्हेन द मेमोरी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट एंड शेयर स्ट्रेसेस, इन दैट केस मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 प्लस रूट ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 माइनस रूट ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। सो इन दोनों के बीच में सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ पे मेजर के केस में प्लस है और माइनर के केस में माइनस है। सो दे आर ऑलवेज राइट एंगल टू ईच अदर। तो बोथ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आर ऑलवेज राइट एंगल टू ईच अदर। तो इन दैट केस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा टी मैक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ का स्क्वायर। सो ये था हमारे पास एनालिटिकल मेथड से नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे अगर हमने ग्राफिकल मेथड को यूज करना होगा टू फाइंड आउट द नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मोस्ट कॉमनली मेथड जो यूज किया जाता है ग्राफिकल मेथड में, हमारे पास है मोर सर्कल। इन दैट केस वी जनरली फाइंड आउट नॉर्मल, टेंजेंशियल एंड रिजल्टेंट स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। मोर सर्कल की हेल्प से हम नॉर्मल, टेंजेंशियल और रिजल्टेंट स्ट्रेसेस जो भी ऑब्लिक प्लेन पे आते हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं। तो मोर सर्कल के केस में हमारे पास जनरली 3 कंडीशंस आती है। व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑफ अनइक्वल इंटेंसिटीज। नेक्स्ट इसमें जाता है व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल टेंसाइल stresses both are unequal and unlike, and when the body is subjected to 2 mutually perpendicular tensile stresses accompanied by shear stresses also। तो तीनों केसेस में हम देखेंगे कि नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। केस फर्स्ट में क्या होगा, जब बॉडी पे 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑफ अनइक्वल इंटेंसिटीज एक्ट करेंगी, तो इन दैट केस नॉर्मल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 into cos 2 theta, and the shearing stress will be equal to sigma 1 minus sigma 2 upon 2 sin 2 theta, and the maximum shear stress will be equal to sigma 1 minus sigma 2 upon 2, and the radius of Mohr circle will be equal to sigma 1 minus sigma 2 upon 2। So case second में क्या है, when the body is subjected to 2 mutually perpendicular principal tensile stresses of unequal and unlike intensities, तो in that case normal stress will be equal to sigma 1 minus sigma 2 upon 2 plus sigma 1 plus sigma 2 upon 2 cos 2 theta। अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा दोनों के केस में, जो केस फर्स्ट के फॉर्मूलाज हैं वो केस सेकंड में टोटली रेसिप्रोकल हो जाएंगे। रेसिप्रोकल इन द सेंस कि जहां इधर प्लस था वहां पे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जहां यहाँ माइनस है वहां यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बाकी जो मेन साइन है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये साइन चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे माइनस प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया। इस केस में आप देख लो, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो गया, सिर्फ इतना डिफरेंस है इस केस में। अब थर्ड केस में क्या है, व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस accompanied by shear stresses also। So in that case normal stress will be equal to sigma 1 plus sigma 2 upon 2 plus sigma 1 minus sigma 2 upon 2 cos 2 theta plus tau sin 2 theta, and the shearing stress will be equal to sigma 1 minus sigma 2 upon 2 sin 2 theta minus tau cos 2 theta, and the maximum shear stress will be equal to sigma 1 plus sigma 2 upon 2 plus root of sigma 1 minus sigma 2 upon 2 का whole square plus tau का square, and the minimum shear stress will be equal to sigma 1 plus sigma 2 upon 2 minus root of sigma 1 minus sigma 2 upon 2 का whole square plus tau का square। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊंगा, जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला था वही फॉर्मूलाज हैं, ये भी कोई वेरिएशन नहीं है उनमें। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, फॉर अ गिवन बीम सेक्शन द बेंडिंग स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड द डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो किस का फंक्शन होता है, बेंडिंग मोमेंट और डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। पॉइंट सेकंड है यहाँ पे, बेंडिंग स्ट्रेस इज ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन। दिस पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि जो बेंडिंग स्ट्रेस है ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन। एंड द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑफ मोर सर्कल मेथड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ मोर सर्कल्स। इन केस ऑफ मोर सर्कल में अगर हम देखेंगे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होता है, जो रेडियस ऑफ मोर सर्कल है उसी को हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कंसिडर करते हैं। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट शेयर स्ट्रेसेस इन बीम्स एंड द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। आई होप कि आपको यहाँ तक मैंने सारी चीजें क्लियर करा दी होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।